जय हिंद दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जिसमें आपका कंप्लीट हिंदी व्याकरण जो है एक ही वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। आपको कोई भी टॉपिक जो है अलग से देखने की जरूरत नहीं होगी। जितने भी आपके बड़े नंबर वाले टॉपिक हैं या फिर छोटे नंबर वाले टॉपिक हैं, हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपको डायरेक्ट अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब आप बोर्ड एग्जाम देकर आना तो मिला लेना इस क्लास से, कोई भी क्वेश्चन जो है इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो अंत तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वरना डिसलाइक मार देना, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आज हम कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां पर हम पढ़ने वाले हैं रस छंद और अलंकार, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछे जाते हैं और लिखने के लिए पूछा जाता है। तो इसलिए यहां पर मैं आपको लिखने के लिए बताऊंगा, साथ ही साथ यहां पर मैं आपको सबसे आसान परिभाषा बताऊंगा, मतलब ट्रिक के साथ बताऊंगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, और सबसे आसान उदाहरण बताऊंगा। उसके बाद में हम देखेंगे अनेकार्थी शब्द, जो कि 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लोकोक्तियां मुहावरे 2 नंबर के, और फिर अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 नंबर के। ये तीनों जो है वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये तीनों टॉपिक आपको बेहतरीन नोट के माध्यम से यहाँ पर तैयार करवाने वाला हूँ। उसके बाद में हम लास्ट में देखने वाले हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 नंबर का। उसके बाद में वाक्यों में त्रुटिमार्जन, ये आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इतने टॉपिक जो है आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये मानकर चलिए कि 15 से 20 नंबर आपका इस वीडियो में तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि हमारा रस छंद और अलंकार। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं रस छंद अलंकार में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा रस। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से रस हैं, अर्थात हमको कौन कौन से रस है जो कि हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में आपको बहुत सारे रस दिखाई देंगे, जिसमें आपको दिखाई देगा वीर रस, करुण रस, हास रस, श्रृंगार रस, बहुत सारे रस आपको मिलेंगे। लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि हमारे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा कि वीर रस अथवा हास रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। उसके बाद में क्या पूछ लेगा कि करुण रस अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर एवरेज और टॉपर स्टूडेंट के बीच में यही तो फर्क होता है। एक एवरेज बच्चा क्या करेगा, वो देखेगा कि हमारे सिलेबस में इतने रस हैं तो हम ये सारे तैयार कर लेते हैं। लेकिन टॉपर का माइंडसेट क्या होता है कि भैया भले ही हमारे सिलेबस में 4 है, पूछा तो जाएगा 2 ही, अथवा करके पूछेगा और हमको लिखना 1 ही रहेगा, तो क्यों ना हम 1 ही तैयार करें। जो हमको 1 तैयार करने में जो हमारा टाइम बचेगा उसको हम किसी और टॉपिक में लगा देंगे, वो हमारा तैयार हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको ये वाला करवा देता हूँ, वीर रस यहाँ से करवा देता हूँ, यहाँ से मैं आपको करुण रस तैयार करवा देता हूँ। क्वेश्चन यही 2 पूछे जाएंगे, या तो पूछ लेगा कि वीर रस अथवा हास रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या पूछ लेगा करुण रस अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अगर ये पूछेगा तो ये वाला लिख देना, अगर ये वाला क्वेश्चन पूछता है तो इसमें से करुण रस लिख देना। बाकी मैं ये इन दोनों का भी मैं उदाहरण तुमको दे दूंगा। और यहाँ पर मैंने परिभाषा जो है, परिभाषा की एक मैंने मास्टर ट्रिक निकाली है। आपको क्या करना पड़ता था, सबसे पहले आप जो है, जब आप छोटी कक्षाओं में थे 9th 10th 11th में, तो आपने रस को जितनी भी बार पढ़ा होगा, आपने हर एक रस के लिए अलग से परिभाषा रटा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2 लाइन का मैं परिभाषा बताने वाला हूँ। यही एक परिभाषा तुम सारे रसों में चिपका सकते हो। ध्यान समझना, इन 2 लाइन को याद कर लो कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से आश्रय में डाट डाट नामक अस्थायी भाव के उत्पन्न होने से रस की निष्पत्ति होती है। अब तुमको करना क्या है, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि वीर रस की परिभाषा लिखो, तो ध्यान देना यहाँ पर तुमको क्या करना है कि उसका तुम्हें अस्थायी भाव पता होना चाहिए। अब जैसे हमको वीर रस का परिभाषा लिखना है, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। कौन सा रस हमको लिखना है, वीर रस, तो यहाँ पर तुम लिख दो वीर। आपका ये वो परिभाषा बनकर तैयार हो गया वीर रस का। एक बार तुम पढ़कर देखो, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से आश्रय में उत्साह नामक अस्थायी भाव के उत्पन्न होने से वीर रस की निष्पत्ति होती है। सही है एकदम। अब इसी तरह अगर आप चाहें तो करुण रस की परिभाषा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसका हटाकर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, करुण रस लिखना है तो यहाँ पर आप लिख दो करुण, और करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक, यहाँ पर आप लिख दो शोक। ये बन गई आपकी करुण रस की परिभाषा। कितना आसान है, एक ही परिभाषा आप तैयार कर लो ये 2 लाइन का, और इसी के आधार पर तुम सारे रस की परिभाषा लिख सकते हो। बस उसका अस्थायी भाव यहाँ लिख देना और उस रस का नाम यहाँ पर लिख देना। जैसे हमको लिखना हास रस की, तो यहाँ पर तुम लिख दो हास, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हास, आपका बन जाएगा हास रस की परिभाषा, है ना। अब जैसे यहाँ पर हमको क्या लिखना है, हमको यहाँ पर वीर रस की परिभाषा लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने वीर रस का अस्थायी भाव लिख दिया उत्साह, उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया वीर। तो यहाँ पर ये हमारा रस का परिभाषा बनकर तैयार हो गया। किस रस का, वीर रस का। क्या है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से आश्रय में उत्साह नामक अस्थायी भाव के उत्पन्न होने से वीर रस की निष्पत्ति होती है। बन गया वीर रस की परिभाषा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। वीर रस का उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मैंने बहुत ही मस्त उदाहरण लिखा है, हल्दी घाटी श्यामनारायण पांडे के द्वारा लिखित है। उसका एक छोटा सा अंश है कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था।
था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। बहुत ही मस्त काव्य है, इसको आप तैयार कर सकते हो। सिर्फ 4 लाइन का है और बहुत ही मस्त है। मतलब एक बार में ही तुमको याद हो जाएगा कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वरना तुम ये भी याद कर सकते हो कि सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, है ना, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, और की तो बात नहीं पर गर्व में करता नहीं, मामा तथा निस्तात से भी समर में डरता नहीं। इसको भी तैयार कर सकते हो। यहाँ पर तुम वीर रस में, परिभाषा तो मैंने बता ही दिया, सारे रस में तुम्हारा एक ही परिभाषा आएगा। कोई भी रस का परिभाषा लिखना हो उसका यहाँ पर अस्थायी भाव लिख दो और उस रस का नाम यहाँ पर लिख दो, तुम्हारा वो रस का परिभाषा बन जाएगा। अब जैसे देखो तुमको करुण रस का लिखना है तो यहाँ पर तुमको करुण रस का अस्थायी भाव लिख दो। यहाँ पर क्या करो, करुण रस लिख दो, यहाँ पर लिख दो करुण रस, करुण तुमने लिख दिया। उसके बाद में करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, यहाँ पर तुमने लिख दिया। ये आपका बन गया करुण। करुण रस लिख दो, यहाँ पर लिख दो करुण रस, करुण तुमने लिख दिया। उसके बाद में करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, यहाँ पर तुमने लिख दिया। ये आपका बन गया करुण रस का स्थायी भाव। ये आपका बन गया, ये आपका बन गया करुण रस का परिभाषा। क्या आया कि विभाव और भाव संचारी भाव के योग से आश्रय में शोक नामक अस्थायी भाव के उत्पन्न होने से करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, शोक बिकल रोवहि सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारह भारा। बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। और भी हम तगड़े तगड़े एग्जाम्पल अभी आपको दिखाने वाले हैं। जितने भी रस छंद अलंकार जितने भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, सबसे आसान एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ठीक है, वरना एक तुम यहाँ पर और याद कर सकते हो कि मणि खोई भुजंग सी जन्नी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसे भी याद कर सकते हो तुम करुण रस के अंदर। अब तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि भैया आपने इतना ही बता दिया, इतना तैयार करने से हमारा हो जाएगा। देखो मैंने सबसे पहले तुमको ही बताया कि तुम 2 रस तैयार कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, 4 तैयार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अथवा में करके आता है, सबसे पहली बात। अब यहाँ पर पूछा क्या जाएगा, परिभाषा पूछा जाएगा और उदाहरण पूछा जाएगा। तो यहाँ पर परिभाषा तुम ट्रिक से लिख दोगे कि नहीं, और ये परिभाषा सर्वमान्य है भाई, कोई नहीं काटेगा नंबर तुम्हारा। ये ऐसा ही लिख करके चले आना। यहाँ पर तुम उस रस का स्थायी भाव लिख देना, यहाँ पर रस का नाम लिख देना, तुम्हारी रस की भाषा बन जाएगी। उसके बाद में एक एग्जाम्पल लिख देना, एक ही एग्जाम्पल तुमको लिखना होता है। यहाँ पर मैंने 2 बता दिए हैं, ठीक है, एक मैंने बोलकर बताया है, उसे भी तुम चाहो तो नोट कर सकते हो जो आपको आसान लगता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी बहुत आसान बता दिए। तो यहाँ से आपका रस का काम हो गया, चलो नोट कर लो। चलो अब देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है रस के बाद, वो हमारा आ जाता है छंद। छंद में भी आपके सिलेबस में 4 छंद होते हैं, लेकिन अथवा करके पूछ जाते हैं। तो मैं आपको उसी प्रकार करवाऊंगा कि किस प्रकार, जैसे देखो यहाँ पर आएगा आपका दोहा अथवा सोठा छंद आएगा, या तो चौपाई अथवा कुंडलिया आएगा। तो अगर चौपाई और कुंडलिया आता है तो वहाँ पर आप चौपाई लिख देना, अगर दोहा अथवा सोठा आता है तो वहाँ पर आप दोहा लिख देना। तो यहाँ पर मैं आपको 2 छंद ही करवाने वाला हूँ और यही आपके लिए पर्याप्त हैं। अगर आप इनको तैयार कर लोगे आपको कोई और तैयार करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और अगर दोहा तैयार हो गया तो वैसे भी सोठा तैयार हो गया, क्योंकि दोहे का बिल्कुल उल्टा सोठा होता है। ठीक है, ध्यान समझना। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला छंद है वो है हमारा दोहा। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको उस दोहे का लक्षण लिखना होता है और उसके बाद में उसका उदाहरण देना होगा। मतलब जो भी आपको छंद दिया रहेगा उसका क्या करना होगा, लक्षण बताना होगा। लक्षण में आप 3 चीज़ें लिखोगे, कैसा छंद है, कितने चरण है और कितनी मात्राएं हैं, और उसके बाद में एक अच्छा सा उदाहरण लिखकर बताओगे। वहाँ पर तुमको मात्रा लगाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ सच में इतनी मात्रा है, लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला हमारा जो छंद है क्या है, दोहा। क्या कह रहा है कि यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। बस तुमको इस प्रकार याद रखना है जैसे मैं याद किया करता था। मैं आपको बचपन में किस प्रकार याद किया करता था वो मैं तरीका तुमको बता रहा हूँ। अगर उस प्रकार तुम याद रखोगे ना तो तुम ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। क्या करोगे, सबसे पहले याद रखोगे कि यहाँ भी 4 लाइन होती हैं, इसमें भी 4 लाइन ही होती है। तो तुम क्या करोगे, अपने कॉपी में ऐसे 4 लाइन बना लो। क्या करो, ऐसे 4 लाइन बना लो। अब ये तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा कि भैया 4 लाइन है। उसके बाद में क्या करोगे, इसमें क्या करा है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13, यानी यहाँ पर पहले में और तीसरे में 13-13, और कि फिर क्या करा है, दूसरे और चौथे में 11-11, यानी यहाँ पर और यहाँ पर 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपको याद रहेगा, नहीं याद रहता फिर भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। क्या कह रहा है कि पहले और तीसरे में 1,3 13, 1,3 13, तो पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। और भी बचा क्या, दूसरा और चौथा, तो दूसरे चौथे में 11-11 हो गया। तो यहाँ पर तुमको यह याद रहेगा कि जो दोहा है वो एक अर्धसममात्रिक छंद है। क्यों, क्योंकि इसमें असमान मात्राएं हैं। उसके बाद में इसमें 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11। याद हो गया कि नहीं कि दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 1,3 13, 13 के बराबर है कि नहीं, तो पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। याद रहेगा,
ठीक है, बढ़िया तरीके से याद रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर तुम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेकर दिखा दोगे कि ये इसका उदाहरण हो जाएगा रहीमन पानी राखी। यहाँ पर सबसे आसान उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे आसान उदाहरण तुम दोहा का तो मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊँ, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा इससे आसान उदाहरण। क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, इसको याद कर लो, सबसे आसान उदाहरण है दोहा का। ये आप याद रखोगे तो आपका ये श्लेष अलंकार में भी आपका आ जाएगा काम। ठीक है, क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, और शांत रस में भी इसका काम आ जाता है। मतलब इससे तुम्हारा 3 काम हो जाएगा, रस का भी, छंद का भी और अलंकार का भी। तो इसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों में काम आ जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर मात्रा लगाकर दिखा देता हूँ कि सच में 13 मात्राएँ हैं। जब देखो, ये आपका यहाँ पर लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा का मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, बड़ी की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, फिर बड़ा का मात्रा है, ठीक है, छोटी की मात्रा है तो लघु हो जाएगा, फिर गुरु हो जाएगा। गिनो एक, इसको देखो, इसको तुम गिनोगे 2 और इसको गिनोगे 1, तो ये हो जाएगा 1 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 कितना हो गया? 13। इसी तरह इसको देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये छोटी की मात्रा है ना, तो सिंगल आएगा, मतलब लघु आएगा, फिर लघु, फिर गुरु आएगा, फिर गुरु आएगा, क्योंकि बड़ा का मात्रा, बड़ी की मात्रा गुरु, फिर लघु, फिर लघु, फिर यहाँ पर क्या आएगा? गुरु, क्योंकि बड़ा फिर उसके बाद में लघु। तो क्या हो जाएगा? 1 1 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। क्या आया? 11। यहाँ पर 13 आया, यहाँ पर 11। यहाँ भी इस तरह करोगे तो यहाँ पर आपका 13 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। यानी पहले और तीसरे में 13 13 और दूसरे और चौथे में 11 11। मैंने ट्रिक भी बता दिया कि 1, 3 13 के बराबर है, तो यानी पहले और तीसरे में 13 आएगा। याद हो गया आपको? बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो गया होगा कि दोहा जो है एक अर्धसम मात्रिक है, इसमें 4 चरण होते हैं, है ना। पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11। फिर एक अच्छा सा उदाहरण लिख दोगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसके बाद आ जाता है आपका चौपाई छंद। यहाँ भी आपको ऐसे क्या करना है, यहाँ पर आप 4 लाइन बना लोगे, यहाँ भी 4 लाइनें होती हैं और हर एक लाइन में 16 16 मात्राएँ होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। कितनी लाइनें हैं? 4 लाइनें हैं। 16 16 मात्राएं हैं, यानी कि सम है, सब में बराबर हैं। तो यहाँ पर तुम क्या लिख दोगे कि जो चौपाई है एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। रटने की ज़रूरत है, ये जो है तुम्हारे माइंड में बहुत आसानी से सेव हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं इसी तरह याद करता था जब मैं 10th 12th में था, मैं इसी तरह याद करता था और मुझको हमेशा याद रहता था। आज भी मैं इसी तरीके से याद करके रखा हूँ, मुझे रटा नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मैं याद करके रखा हूँ। चौपाई जो है एक सममात्रिक छंद है, क्योंकि बराबर मात्राएं हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और हर एक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। और यही यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, हर एक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। कितना बेहतरीन तरीके से मैंने बता दिया, तुमको कहीं पर रटने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद तुम रामायण तुम पढ़ते हो, सुनते हो, उसका ही एक उदाहरण में लेकर के आया हूँ। ये एक चौपाई में ही लिखा गया है। क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। इसमें चौपाई में ही लिखा गया है। अगर तुम देखोगे यहाँ पर मात्रा लगाकर लघु 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 आएगा, लघु आएगा, गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर आएगा लघु लघु, फिर गुरु, फिर लघु लघु। कितना हो गया? 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 2 9 1 10 11 12 13 14 15 16। कितना हो गया? 16। इसमें भी लगाकर देख लोगे 16 ही आएगा। मैं लगाकर दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा तिहू। इस तरह लिखा जाता है तिहू। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना हो गया? 16 मात्राएँ। यहाँ भी 16 ही आएगा और यहाँ भी तुम देखोगे तो 16 ही आएगा। यानी हर एक चरण में तुमको 16 16 मात्राएं मिल जाएंगे। आसानी से याद हो गया कि जो है चौपाई एक सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं और हर एक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। याद रहेगा, बस तुम ये ग्राफ बना लो, तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, अब तुम ये याद कर लोगे, बस तुम्हारा काम हो गया। इसके अलावा तुमको और कोई छंद तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी पूछा जाएगा अथवा पूछा जाएगा तो एक ही तुमको लिखना रहेगा। चलो, तो तुम्हारा छंद भी तैयार हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने रचना अलंकार में लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा अलंकार। इसको चाहो तो नोट कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। चलो, अब हम देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक रचना अलंकार का, जो कि हमारा अलंकार। सबसे पहला अलंकार यहाँ पर दिया गया हुआ है हमारा अनुप्रास अलंकार। बहुत ही आसान है, कहें तो जितने भी अलंकार हैं सभी अलंकारों में सबसे आसान अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है। लगभग हर एक काव्य में तुमको देखने को मिल ही जाएगा। इसका लक्षण क्या होता है? काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। यानी अगर तुम कहीं काव्य पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते तुमको कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा
अलंकार होगा, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर देखो एक उदाहरण लिखा हुआ है, तरन तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए। यहाँ पर तुम देखोगे ता वर्ड की आवृत्ति हुई है, ता वर्ड जो है बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यही तो कह रहा है ना कि एक ही वर्ड बार बार आए, एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। अगर ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो मैं एक और आसान एग्जाम्पल लिख देता हूँ जो कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। ये चल नहीं रहा, मैं ब्लैक से ही लिख देता हूँ। क्या है आपका, रघुपति राघव राजा राम। इसको तुम याद कर सकते हो, बहुत आसान है। क्या है, रघुपति राघव राजा राम। अब अगर तुम यहाँ पर तुम देखोगे तो रा वर्ड की आवृत्ति हुई है, रा वर्ड बार बार आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। तुम चाहो तो इसको याद कर लो, इसको मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे जो है इसी को याद करेंगे, जो नीचे वाला है। जैसे आपने सुना होगा कि पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, ऐसा ही कुछ है, तो उसमें पापा वर्ड की आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, जिसमें चाचा वर्ड की आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन वो सब आपको नहीं लिखना है, क्योंकि उससे आसान उदाहरण मैंने आपको दे दिया भाई, और आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने देखो 2 एग्जाम्पल दे दिए, जो चाहो तैयार कर दो, ठीक है। अगला देखो हमारे क्या है, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे कि तुम काव्य पढ़ रहे हो, अब तुमने काव्य पढ़ते पढ़ते देखा भैया यही शब्द तो मुझे पीछे मिला था, मतलब सेम शब्द मुझको दोबारा मिल गया या फिर तिबारा मिल गया, लेकिन तुम उसका अर्थ देखने गए तो इसका अर्थ कुछ और निकला और इसका अर्थ कुछ और निकला, तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। मैं उदाहरण के जरिए बताता हूँ, आपको अब बेहतर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर तुमको मिला ऊधव जोग, क्या है, ऊधव जोग जोग हम नाही। देखो यहाँ पर तुम यहाँ पर देखोगे जोग शब्द जो है वो 2 बार आया है, यहाँ भी जोग आया है, यहाँ भी जोग आया है, लेकिन यहाँ पर तुम इसका अर्थ देखोगे कुछ और निकलेगा, इसका अर्थ तुम देखोगे कुछ और निकलेगा। यहाँ पर जोग का मतलब है वो होता है योग साधना, कैसे, तो योग साधना या जो योग व्यायाम होता है वो होता है, और यहाँ पर इस योग का मतलब होता है योग, यानी उद्धव जो तुम्हारा योग है, तुम्हारी जो योग साधना है, हम उसके योग्य नहीं हैं, ठीक है। जैसे तुमने एक वर्ड सुना होगा, काली घटा का घमंड घटा, क्या तुमने सुना होगा। मैं दूसरा एग्जांपल एक और बता देता हूँ बढ़िया तरीके से, मज़ेदार तरीके से एक और एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पर मैं तुमको। तुमने सुना होगा काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब तुमने यहाँ पर घटा देखा तो घटा यहाँ पर 2 बार आया है, 2 बार आया कि नहीं, बार बार रिपीट हुआ है, घटा 2 बार रिपीट हुआ है, एक ही शब्द 2 बार आया है, लेकिन जब तुम इसका अर्थ देखोगे तो वो भी उसका भिन्न भिन्न होगा। यहाँ पर इस वाले घटा का मतलब काली घटा, यानी जो काले बादल हैं, यहाँ पर काले बादलों की बात की जा रही है कि जो काले बादल हैं उनका घमंड घटा, घटा यानी कि कम हो गया। यहाँ पर इस घटा का मतलब है कम होना, इस घटा का मतलब क्या है, बादल, यानी जो काले बादल हैं उनका घमंड जो है वो कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने क्या देखा कि एक ही शब्द बार बार आएगा लेकिन उसका अर्थ भी अलग होगा, तो वहाँ पर तुम समझ जाना वहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। लिख लोगे आसानी से, अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, ये सबसे आसान उदाहरण है। उसके बाद में यहाँ पर यमक अलंकार में आ जाओगे कि जहाँ पर तुमको काव्य में एक ही शब्द तुमको बार बार आता दिखाई देगा, एक ही शब्द तुमको 2 बार 3 बार दिखाई देगा और उसका अर्थ भी अलग अलग होगा, तो वहाँ पर समझ जाना कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। लिख लोगे आसानी से, समझ में आया कि नहीं। चलो अब मैं और भी तुमको अलंकार करा देता हूँ, इनको नोट कर लो। इसके बाद आता है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ पर काव्य में एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, यानी कि उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, अर्थात एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब जहाँ 2 वस्तुओं के बीच में समानता की बात की जाए, तुलना की बात की जाए, बताया जाए कि हाँ ये इसके समान है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर आ जाता है आपका उपमा अलंकार। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेकर बताता हूँ। उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, पीपर पात सरिस मंडोला। क्या कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला, कितना आसान उदाहरण है। क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला। क्या कह रहा है कि पीपर के पत्ते के समान जो मन है वो डोल रहा है, पीपर के पत्ते के सरिस मतलब समान जो मन है वो डोल रहा है। मन को किसके समान बताया गया है, मन को पीपल के पत्ते के समान बताया गया है, यानी यहाँ पर मन की तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है। तो जहाँ पर भी तुमको तुलना वाली बात की जाए, समानता वाली बात की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहाँ पर तुम्हारा उपमा अलंकार हो जाएगा। या फिर तो जब तुम काव्य पढ़ रहे हो वहाँ पर ये सारे शब्द दिखाई देते हैं, सा शीशे दिखाई दे, समसरिस ज्यों तो दिखाई दे, ज्यों
त्यों दिखाई दे, ये सारे वर्ड तुमको दिखाई दे तो वहाँ पर समझ जाना वहाँ पर कौन सा अलंकार है, वहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, जहाँ पर समानता तुलना की बात की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार है। अब इसी की तरह होता है आपका रूपक अलंकार, बस थोड़ा सा अंतर होता है, अभी मैं तुमको क्लियर कर दूंगा। ये क्या होता है, जहाँ पर काव्य में उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना की जाए और ये बताया जाए कि हाँ यही वो है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, उपमा अलंकार ये होता है, जैसे मैं कहूँ ये मेरा जो हाथ है ना, ये लोहे के समान है, क्या कहूँ, ये जो मेरा हाथ है लोहे के समान है, तो वहाँ पर वो उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बात कह दूँ कि जो मेरा हाथ है ये लोहा है, यानी मैं कोई अंतर लोहे में और मेरे हाथ में कोई अंतर ही ना रखूँ, मैं कह दूँ यही जो है लोहा है, मेरा हाथ ही लोहा है, कोई अंतर ना हो, वहाँ पर जहाँ पर उपमेय उपमान में कोई भेद ना हो, तो वहाँ पर आपका किया जाएगा रूपक अलंकार। और अगर मैं कह दूँ कि मेरा हाथ तो ऐसे है जैसे मानो लोहा, मानो की बात कर दूँ, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। समझ में आया? एक हिंट से मैंने तीनों अलंकार बता दिए। अगर मैं कहूँ कि मेरा हाथ जो है लोहे के समान है, तो वहाँ पर तुम समझ जाना कि वहाँ पर मैं उपमा अलंकार की बात कर रहा हूँ, मतलब समानता बता रहा हूँ। अगर मैं कह दूँ मेरा हाथ जो है लोहे का रूप है या लोहा है, तो वहाँ पर समझ जाना रूपक अलंकार है, उसमें कोई अंतर मैंने नहीं बताया कि मेरा हाथ ही लोहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर एक उदाहरण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उदाहरण मैं लिख देता हूँ, चरण कमल बंदो हरिराई। क्या बताया मैंने? चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर तुम देख सकते हो सबसे आसान उदाहरण यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। चरण को कमल का रूप बताया गया है, किसका बताया गया है? कमल का रूप बताया गया है, यानी चरण और कमल में कोई अंतर नहीं बताया गया है, कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। चलो, तो आपका यहाँ से रचना अलंकार खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं व्याकरण के और भी टॉपिक पर। इसके बाद आ जाता है अनेकार्थी शब्द। इसमें आपको करना क्या होता है, अनेकार्थी शब्द में आपको एक वर्ड दिया जाएगा और आपको उसका अर्थ लिखना होगा, लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंस होना चाहिए। जैसे बचपन में आपको क्या दिया जाता था कि कमल का 2 अर्थ लिखिए, तो आप वहाँ पर पंकज, नीरज, सरोज, जलज लिख कर चले आते थे। लेकिन आप देखोगे तो उन सब का मीनिंग एक ही होता था, क्या होता था? कमल। लेकिन यहाँ पर आपको शब्द दिया जाएगा और उसका अर्थ लिखना होगा, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर आ गया है हार। हार का अनेकार्थी यहाँ पर हमको लिखना है, मतलब इसका 2 अर्थ हमको लिखना है जिसका मीनिंग डिफरेंस हो। तो सबसे पहला आपका हार हो जाएगा पराजय वाला हार, यानी भैया आज हम मैच हार गए, आज हम फुटबॉल हार गए, वो युद्ध हार गया, ये वाला हार। और दूसरा हार आपका हो जाएगा जब आप अभी क्लास देख रहे हो, क्लास छोड़कर चले जाओगे तब तो नहीं, लेकिन क्लास अंत तक देखोगे, उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम दोगे, टॉपर बनोगे, तो आपके प्रिंसिपल साहब आपको फूलों की माला पहनाएंगे, वो वाला हार। तो यहाँ पर तुम एक पुष्पमाला भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पुष्पमाला भी कह सकते हो। तो यहाँ पर एक हार का मतलब क्या होता है? पुष्पमाला। उसके बाद में एक हार होता है, आप थोड़े से और बड़े होंगे, आपकी शादी होगी, फिर आप जो है अपनी पत्नी के गले में पहनाएंगे, वो वाला हार। मतलब कह सकते हो कि गले का आभूषण जो सोने का होता है वो वाला ना, ये तो पुष्प वाला हो गया। जो गले का आभूषण होता है ना, सोने का आभूषण, तो यहाँ पर लिख सकते हो गले का आभूषण या सोने का हार लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है हार के 3 अर्थ लिखे और यहाँ पर आप देखोगे सबका मीनिंग डिफरेंस है। इस वाले का मीनिंग क्या है? वो युद्ध में हारना, मैच में हारना। इस वाले का मीनिंग क्या है? पुष्पमाला, मतलब वो फूलों वाला माला, फूलों वाला हार। और इस वाले हार का क्या मतलब है? गले का आभूषण, वो वाला सोने का हार, है ना। और तीनों का मीनिंग क्या होता है? हार। देखा आपने, इस तरह आपको करना होता है। एक सेकंड में कैमरा देख लेता हूँ, ठीक है। बीच बीच में क्या होता है? ब्लर दिखाई देने लगता है या फिर कभी कभी बंद ही हो जाता है। चलो, दूसरा मीनिंग हमारा क्या है? तीर। दूसरा हमारा शब्द क्या है? तीर। तीर का हमको अनेकार्थी लिखना है, तो क्या हो जाएगा? तीर एक आप सभी लोग ही जानते हैं कि तीर का मतलब क्या होता है? बाण। क्या होता है? बाण। तीर धनुष, है ना। तो एक तीर हो गया बाण, और दूसरा तीर आपका क्या हो जाएगा? आपने एक गाना सुना होगा, नदिया के तीरे जैसे सैयां डोले, यानी नदी के किनारे। क्या हो जाएगा? नदी का किनारा कह सकते हो। क्या कह सकते हो? किनारा। तुम सीमा भी कह सकते हो। जो तीर होता है एक प्रकार का क्या होता है? सीमा होता है। यहाँ पर मैं 2 अर्थ लिख दिए। तीर का मतलब क्या हो जाएगा? बाण, जो धनुष तीर होता है, और एक हो जाएगा किनारा, नदी का तीर, नदी का किनारा। ठीक है। तीसरा आपका विधि। विधि का मतलब क्या हो जाएगा? एक विधि होता है कि इस विधि से कोई कार्य करना, मतलब किसी विधि से कोई कार्य करना, मतलब विधि मतलब हो जाएगा तरीका। क्या हो जाएगा? तरीका। एक तो प्रकार का तरीका, विधि। उसके बाद में एक विधि होता है आपका, विधि मतलब विधाता भी होता है, कह सकते हो विधाता भी होता है या ब्रह्मा भी होता है ना। विधाता भी होता है, ब्रह्मा भी होता है। एक विधि होता है आपका, विधि मतलब होता है कानून। विधि मतलब क्या होता है? कानून। जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तो लगभग 15, 16 या 17 में ही है, मुझे अभी याद नहीं है, तो उसमें विधि के समझ समानता एक आर्टिकल है, तो वहाँ पर विधि का मतलब क्या है? कानून। ठीक है। उसके बाद में अगला आपका क्या है? कर। कर का अनेकार्थी क्या होगा? तो कर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, कर मतलब होता है टैक्स लगना। टैक्स होता है, क्या होता है? टैक्स भी होता है। उसके बाद में एक कर का मतलब क्या होता है? कर कमलों के द्वारा, यानी कि हाथ होता है, हाथ भी होता है। कर का क्या मतलब होता है? हाथ भी होता है। एक कर का मतलब होता है किरण,
कर का क्या मतलब तो किरण। तीन अर्थ यहाँ पर इसके हो गए, याद कर सकते हो जो आपको आसान लगता है। लक्ष्य का मीनिंग क्या होगा भैया, एक लक्ष्य वो हो जाएगा जो अर्जुन ने लक्ष्य साधा और तीर चला दिया था, तो तीर जो है जाकर मछली की आंख में लग गया था, वो वाला लक्ष्य मतलब कह सकते हो निशाना लगाना। निशाना लगाना क्या कह सकते हो, निशाना लगाना, निशाना लगाना। और एक लक्ष्य जो आप सभी लोगों ने बना रखा है 95% लाने का, ठीक है, वो वाला लक्ष्य जिसको कह सकते हो गोल, मिशन, तो वाला लक्ष्य हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य कह सकते हो, उसको क्या कह सकते हो, उद्देश्य। तो यहाँ पर आपका लक्ष्य का दो मीनिंग क्या हो जाएगा, निशाना लगाना और उद्देश्य, ठीक है। इस तरह आपको करना होता है, एक शब्द दिया जाएगा, आपको उसका दो अर्थ लिखना होगा और दोनों मीनिंग जो है अलग अलग होना चाहिए। और मैंने कितना आसानी से बिना रटाए मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अनेकार्थी का अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द्विज। द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला। तो दो बार जन्म लेने वाले कौन कौन से हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण ने दो बार जन्म लिया था, तो द्विज का मतलब हो जाएगा ब्राह्मण, क्या हो जाएगा, ब्राह्मण। और पक्षी भी जो है वो भी द्विज है, क्योंकि पक्षी भी दो बार जन्म लेता है, एक बार अंडे के रूप में, एक बार फिर अंडे से बाहर निकलता है, यानी पक्षी भी क्या है, द्विज है। अगला क्या हमारा नग। नग का मतलब क्या होता है, नग जो है एक प्रकार की संख्या भी होती है, और नग मतलब होता है पहाड़। नग क्या होता है, पहले कहते नहीं थे एक नग केले, दो नग संतरे ले लो, है ना, नग के रूप में लेते थे। तो नग होता है एक प्रकार की संख्या, और नग का मतलब होता है पहाड़। नग का क्या मतलब होता है, पहाड़, ठीक है। इसका दो अर्थ ये हो जाएगा। अगला हमारा कनक। तो कनक का यहाँ पर दो अर्थ क्या हो जाएगा, कनक का मतलब हो जाएगा सोना, एक अर्थ क्या हो जाएगा सोना, और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा धतूरा, क्या हो जाएगा, धतूरा, ठीक है। आपने सुना नहीं है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, वो वाला काव्य, ठीक है। अगला हमारा अंबर। अंबर का हमको दो अर्थ बताना है। तो अंबर का एक मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं आकाश, क्या हो जाएगा, आकाश। और दूसरा जो अंबर का मतलब होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, वस्त्र। तो अंबर का एक मतलब क्या हो गया हमारा आकाश, और एक दूसरा अर्थ हमारा क्या हो गया, वस्त्र, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला क्या है, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर अंबर के हमारे दो अर्थ कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हमारा हो जाएगा आकाश और दूसरा हमारा हो जाएगा वस्त्र। अगला हमारा मधु। मधु का अनेकार्थी बताना है। तो मधु का एक मतलब होता है शहद, है ना। और एक आप सभी लोगों ने गाना सुन रखा है, तेरी आंखें हैं मधुशाला। मधुशाला मतलब कहते हैं कि नशीली, कि तेरी आंखें नशीली हैं। नशीली क्या होती है, शराब। तो मधु का मतलब क्या हो जाएगा, शराब भी हो जाएगा। यानी मधु के यहाँ पर दो अर्थ कौन कौन से हो जाएंगे, पहला शहद और दूसरा शराब। तीसरा आप एक और लिख सकते हैं, बसंत ऋतु। बसंत भी लिख सकते हैं, मधु का मतलब बसंत भी होता है, ठीक है। मंगल का क्या मतलब होता है, अब देखो मंगल जो है एक प्रकार का ग्रह का भी नाम है ना। एक ग्रह भी होता है मंगल, नक्षत्र भी होता है कि तुम्हारे ऊपर मंगल भारी है, तो यहाँ पर तुम नक्षत्र भी लिख सकते हो। उसके बाद में कहते हैं सब कुशल मंगल हो, यानी मंगल का मतलब कल्याण भी होता है, क्या होता है, कल्याण, ठीक है। तो यहाँ पर मंगल के मैंने तीन अर्थ बता दिए। आपने देखा मतलब बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करवाए अनेकार्थी के। अब इसके आगे जितने भी हमारे टॉपिक है व्याकरण के, वो सारे एमसीक्यू पर आधारित हैं। अगर मैं उनको आपको बोर्ड पर करवाऊंगा तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा और चीज़ें बहुत कम कवर होंगी, तो इसीलिए मैं आपको उसको जो है मैं डायरेक्ट आपको जो है पीपीटी पर करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लो। चलिए दोस्त, अब हम आ गए हैं पीपीटी पर, और यहाँ पर मैं जितने भी टॉपिक लेकर के आया हूँ शब्दों में सूक्ष्म अंतर और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसको मैं आपको पीपीटी पर करा रहा हूँ ताकि कम समय ज़्यादातर चीज़ें जो है कवर हो जाएं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है क्या है, हमारा शब्दों में सूक्ष्म अंतर। क्या है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। इसमें होता क्या है कि आपको दो शब्द दिए जाएंगे और दोनों शब्द जो है वो सुनने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनका जो मीनिंग होगा वो डिफरेंस होगा, मतलब उनके अर्थ में जो है अंतर होगा, और वही आपको यहाँ पर बताना होगा, जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि अभिराम और अभिराम। क्या है पहला क्वेश्चन, अभिराम और अभिराम। तो यहाँ पर अभिराम का मतलब क्या होगा और अभिराम का मतलब क्या होगा। तो विराम का मतलब क्या होता है, विराम का मतलब क्या होता है, आप बताओ। विराम का मतलब क्या होता है, विराम का मतलब होता है रुकना, क्या होता है, रुकना। और अगर मैं आ लगा दूं आगे तो ना रुकना, यानी कह सकते हैं कि बिना रुके। और उसके बाद में अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो यहाँ पर आपको देखना है कि बिना रुके और सुंदर किस ऑप्शन में है, इस सेकंड ऑप्शन में है, बिना रुके और सुंदर, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लो जो आपका सी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर आंसर है, ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि अनवरत का मतलब भी होता है लगातार, मतलब बिना रुके, और आकर्षक मतलब सुंदर, तो ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। ये दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बिना रोक के और सुंदर, और दूसरा अनवरत और आकर्षक, ये दोनों ही आपके राइट आंसर हैं, और दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि बात और वात। बात और वात, इसका जो है क्या अर्थ होगा। तो बात का मतलब क्या होता है, बात का मतलब बातचीत, है ना, जो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं। और वात का मतलब क्या हो जाएगा, हवा या वायु। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बातें और हवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा अंश और अंश। सुनने में एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, यही तो होता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर में, सुनने में एक जैसा लगेगा लेकिन उसमें अंतर होगा, ठीक है। जैसे क्या है अंश और अंश। तो यहाँ पर जिसमें ये वाला सा होता है सपेरा वाला सा, इसका मतलब होता है कंधा। क्या मतलब होता है इसका, कंधा। और इस वाले अंश का मतलब होता है भाग, भाग या कह सकते हो हिस्सा। तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, हिस्सा और कंधा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आगे ये वाला अंश है ना, तो इस वाले अंश का मतलब कंधा होता है, यानी आगे तुमको कंधा वाला चाहिए, तो आगे यहाँ पर कंधा यहाँ पर है, और लास्ट में अंश है, तो यहाँ पर लास्ट में हिस्सा इस वाले ऑप्शन में है। तो आपका सी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पर आपको ऐसे शब्द दिए जाएंगे जिनका मीनिंग जो है डिफरेंस होगा, और वहीं आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तरंग और तुरंग। तरंग का मतलब क्या होता है, ध्वनि तरंग। आपने सुना होगा कि ध्वनि की लहर, यानी तरंग का मतलब क्या हो जाएगा आपका लहर,
है ना। और तुरंग का मतलब क्या होता है बाजी तुरंग, किसके पर्यायवाची है, घोड़ा के। तो आपका तुरंग मतलब हो जाएगा घोड़ा। तो लहर और घोड़ा किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, लहर और घोड़ा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हमारा बिहग और बिहंग, इसका क्या मतलब हो जाएगा। तो देखो बिहग मतलब होता है पक्षी, बिहग मतलब क्या होता है पक्षी, और बिहंग मतलब जिसमें पक्षी जाता है या उड़ता है, मतलब आकाश। तो हमारा क्या हो जाएगा, पक्षी और आकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है श्रवण और सरमण। श्रवण और सरमण का अर्थ क्या होगा। तो देखो श्रवण का मतलब क्या होता है, श्रवण का मतलब होता है सुनना। श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना। श्रवण मतलब क्या होता है, सुनना। और श्रमण का मतलब क्या होता है, जो इधर उधर घूमते फिरते हैं, मतलब उनको क्या कहते हैं, भिक्षुक। तो सुनना और भिक्षुक, सुनना सुनना तो मिल गया, भिक्षुक नहीं मिला। हाँ, सन्यासी भी कह सकते हो। तो सुनना और सन्यासी, यानी बी आंसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है भवन और भुवन। भवन और भुवन का मतलब क्या होगा। तो भवन का मतलब घर, आप सभी लोगों को पता है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें आगे घर हो। ये गृह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पहला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें आगे क्या है, संसार है। अब देखो पीछे वाले भुवन का मतलब क्या होगा, पीछे वाले भुवन का मतलब क्या होता है, पीछे वाले भुवन का मतलब परिवार होता है, नहीं। क्या ग्रह होता है, नहीं। पीछे वाले भुवन का मतलब क्या होता है, संसार। तो यहाँ पर घर और संसार, ये आपका सी आंसर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, घर और संसार। ठीक है, चलो ये हमारा खत्म होता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। इसके बाद जाता है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर आपको एक पूरा सेंटेंस दिया जाएगा और उसका अर्थ देने वाला एक शब्द चुनना होगा। जैसे अगर मैं पूछूं जिसका पति मर गया हो, तो आप बोलोगे विधवा। जो पढ़ना लिखना ना जानते हो, निरक्षर, यही तो कहोगे। जैसे यहाँ पर देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो, यानी जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, जो मानता ही ना हो कोई ईश्वर एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बताओ उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं एथीस्ट। क्या कहते हैं, एथीस्ट या नास्तिक। क्या कहते हैं, नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। जो बहुत कुछ जानता हो उसे कहते हैं बहुज्ञ। जो आधा जानता है, जिसको किसी चीज़ के बारे में आधा जानकारी हो, उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा किए गए उपकार को ना मानने वाला। तो किए गए उपकार को मानने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं, कृतज्ञ। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, किए गए उपकार को ना मानने वाला, यानी कि तुम किसी के ऊपर उपकार करो लेकिन वो तुम्हारा उपकार ना माने, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृतज्ञ। क्या हो जाएगा हमारा, कृतज्ञ। ठीक है, यानी सी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृतज्ञ। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ना मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है, अगला क्या है, बहुत कम बोलने वाला। बहुत कम बोलने वाला को क्या कहते हैं, वाचाल जो होता है बहुत अधिक बोलता है, ये तो नहीं होगा। अमित भाषी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बहुभाषी मतलब बहुत बोलने वाला, लेकिन यहाँ पर बोला है बहुत कम बोलने वाला ना। तो बहुत कम का मतलब होता है मित। मित मतलब होता है बहुत कम, बोलने वाला मतलब भाषी। तो मित भाषी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं तुमसे पूछे कि कम खर्च करने वाला, तो कम का मतलब क्या बताया मैंने, मित। और खर्च करने वाला व्ययी, तो मित व्ययी हो जाएगा। कम खर्च करने वाला मित व्ययी। जो जीता ना जा सके, मतलब जिसको तुम हरा ना सको, उसे क्या कहते हैं, अजय। क्या कहते हैं, अजय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किए गए उपकार को ना मानने वाला। मैंने क्या बताया कि जो किए गए उपकार को ना माने उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, मतलब कहीं अंत ही ना हो, जिसका कोई शुरुआत हो लेकिन उसका अंत ही ना हो, तो उसे कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं, अनंत। ठीक है, जिसका कहीं अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। ये हो गया आपका। चलो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा है लोकोक्तियाँ और मुहावरे। इसमें आपको क्वेश्चन देंगे और उसका जो है आपको अर्थ बताना होगा और वाक्य प्रयोग करना होगा। जैसे आपको दे देगा कि 9 2 11 होना, इसका मतलब बताइए, तो आपको बताना होगा इसका मतलब क्या होता है, भाग जाना। और फिर इसका आपको सेंटेंस बनाना होगा इसका प्रयोग करके, कि जो है चोर को देखकर पुलिस, सॉरी पुलिस को देखकर चोर जो है वो 9 2 11 हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी क्या होता है, अंधे की लकड़ी अगर तुम छीन लोगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर वो क्या ही करेगा अपने जीवन में, ना ही चल पाएगा ना ही कहीं जा पाएगा, है ना। तो यानी कह सकते हो कि अंधे की जो लकड़ी होती है उसका एकमात्र सहारा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम क्या लिख दोगे कि अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है, एकमात्र सहारा होना। उसके बाद वाक्य प्रयोग करोगे, इससे एक सेंटेंस बनाओगे कि श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि 9 2 11 होना। भाई 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है कि 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है, भाग जाना। और इसका वाक्य प्रयोग क्या करोगे, कि चोर को, पुलिस को देखकर चोर जो है वो 9 2 11 हो गई। ठीक है, बना लोगे। चलो अगला क्वेश्चन है हाथ कंगन को आरसी का। यानी कोई चीज़ जो है मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ तो उसके लिए मुझे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। यानी कह सकते हो कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये हो जाएगा। वाक्य प्रयोग तुम क्या कर सकते हो कि तुम तो साफ चोरी करते हो, पकड़े गए हो, हाथ कंगन को आरसी क्या। अब इसके लिए क्या प्रमाण की आवश्यकता है, इसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है कि तुम चोर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आपके ग्रुप में भी ऐसा कोई दोस्त होगा जो आपको एक बार क्रिकेट में आउट कर देगा तो तुमको 20 बार बताएगा, मतलब 1 साल 2 साल बाद भी तुमको बताएगा कि मैंने तुमको आउट कर दिया था। ऐसे ही व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि अपने मुंह में मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नाक का बाल होना। नाक का बाल होना का मतलब क्या होता है, तो नाक का बाल होना का मतलब होता है अत्यधिक प्रिय होना। क्या होता है, अत्यधिक प्रिय होना।
ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा मिट्टी में मिलाना। मिट्टी में मिलाना का क्या मतलब है? तो आपका जो मिट्टी में मिलाना का मतलब होता है बर्बाद करना। क्या हो जाएगा? बर्बाद करना। वाक्य प्रयोग तुम अपनी तरफ से बना ही लोगे ना भाई, कुछ भी बनाकर लिख दो जिसमें ये वर्ड बस उसमें एग्जिस्ट करता हो। ठीक है। जैसे ये देखो क्या है, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे का मतलब क्या होता है? परास्त करना या फिर हरा देना। तो तुम यहाँ पर वाक्य किस तरह बनाओगे कि जो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए, मतलब उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। ठीक है, बना लोगे। ठीक है। इसी तरह देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि दाल में काला होना। क्या है अगला क्वेश्चन? दाल में काला होना। दया कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब है शंका होना या फिर शंकाग्रस्त होना। शंकाग्रस्त होना या फिर शंका होना, दाल में काला होना का मतलब होता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए यानी अगर कोई गगरी है, कोई बर्तन है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है, अगर तुम सिर पर रखकर चलोगे तो क्या होगा? वो छलकेगा, है ना, बार बार बाहर भी गिरेगा। लेकिन अगर गगरी पूरी भरी होगी, आपका बर्तन पूरा भरा होगा तो पानी नहीं गिरेगा। तो ऐसे ही मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ज्ञानी तो नहीं होते, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत ज्ञान इधर उधर से बटोर लेंगे क्या, फिर वो क्या करेंगे, फिर भाव खाने लगेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब ओझा व्यक्ति जो है वो प्रदर्शन अधिक करता है, दिखावा अधिक करेगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना का मतलब होता है अस्थिर स्वभाव का व्यक्ति होना। ठीक है, कभी इस ग्रुप में कभी उस ग्रुप में, जैसे राघव चड्ढा, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल राघव चड्ढा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंधे के हाथ बटेर लगना। बटेर जो है एक बहुत ही एक पक्षी होता है, बहुत ही महंगा पक्षी होता है। अगर अंधे के हाथ लग जाए, मतलब जिसको दिखाई ही नहीं देता उसके हाथ लग जाए, मतलब तो बिना मेहनत के उसको बहुमूल्य वस्तु मिल गई। तो यहाँ पर तुम लिख, तो इसका अर्थ क्या होगा? बिना मेहनत के कोई अच्छी वस्तु प्राप्त होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आग बबूला होना। आग बबूला होने का मतलब क्या होता है? बहुत क्रोधित होना या फिर गुस्सा उठना। ठीक है। वाक्य प्रयोग तो तुम बना ही लोगे ना कि जब रमेश के पिता ने जाना कि वह परीक्षा में फेल हो गया है तो वह आग बबूले हो उठे। ठीक है, वह आग बबूला हो गए। ठीक है, बना लोगे कि नहीं? तो ये भी आपका हो गया लोकोक्ति और मुहावरे भी आपका बहुत ही आसानी से हमने समाप्त कर दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने सारे टॉपिक आपके ग्रामर के इसमें कवर किए हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा ज़रूर देख लेना। आपके एग्जाम आएंगे हाफ ईयरली एग्जाम, उसमें भी बहुत मदद करेगा यह वीडियो, जिसमें आपका ये 35 से 40 मिनट का वीडियो, इसमें मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। रचना अलंकार और व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं, अब सिर्फ 2 ही टॉपिक आपका बचता है, पत्र लेखन और निबंध लेखन। उसको भी मैं एक वीडियो में लाकर कवर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।